हवाओं ने मगरूर दरख्तों को तोड़ दिया, वही साख बच गई जो जरा लचक गई। जिंदगी की दुश्वारियों पर जीत हासिल करने के लिए जरूरी है कि जीवन में थोड़ी लचक लाएं, लचीलापन लाएं। पत्थर नहीं, पानी बनिए जो दरवाजा बंद होने पर भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल सही कहा अमृता आपने, और हमें जो मिला है, जैसा मिला है, उस पर गर्व करने की जरूरत है। हमारे पास क्या है उसकी खुशी मनाइए, ना कि इस बात का दुख कि हमारे पास क्या नहीं है। जिंदगी को बेहतर बनाने की अपनी कोशिशों को जारी रखिए और रोज सुबह जिंदगी का शुक्रिया कहिए। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स में हेलो इंडिया में आज नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियां। नजर डालेंगे आज के खास गतिविधियों पर, बताएंगे आपको उपराष्ट्रपति कर्नाटक दौरे पर क्या करेंगे खास। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद एनजेडसी की 30वीं बैठक कहां होगी और कौन होगा इसमें शामिल। और इसके साथ ही आपको लेकर चलेंगे अयोध्या, बताएंगे वहां के अनोखे बैंक के बारे में। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा और भी होगा बहुत कुछ खास। अगले आधे घंटे मेरे और पराक्रम के साथ आप जुड़े रहिए। पराक्रम, आगाज करते हैं खबरों के साथ। बिल्कुल, नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान आज देश में उन सभी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपना दुख और संवेदनाएं प्रकट करते हुए एक ब्लॉग लिखा और अपने मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले को स्तब्ध कर देने वाला बताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रार्थना की। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटा है। जानकारी के अनुसार इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। राहत बचाव का काम जारी है। मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले अमरनाथ में खराब मौसम की आशंका जताई थी। इस घटना पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दुख व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले अपने सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने को कहा है, ताकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के सांसदों की 100% मौजूदगी रहे। 16 जुलाई को सांसदों के दिल्ली पहुंच जाने पर उनके लिए एक प्रशिक्षण और प्रस्तुतिकरण सत्र आयोजित किया जाएगा, ताकि उन्हें मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया जा सके। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच संसद में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई देने की तैयारी भी चल रही है। उनके कार्यकाल की समाप्ति 24 जुलाई से ठीक पहले उन्हें संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समावेश के बिना वास्तविक आर्थिक विकास संभव नहीं है और विकास के बिना समावेश संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए भारत के सभी क्षेत्रों में विकास और सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 8 वर्षों में 9 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, 10 करोड़ शौचालय बनाए गए, 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए,
पिछले 7-8 वर्षों में 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। ये सुधार दृढ़ विश्वास के जरिए किए जा रहे हैं। भारत को कोविड महामारी से उबरने के लिए लोक लुभावन की जगह लोक केंद्रित नीति के चुनाव पर जोर दिया गया है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोन वार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती 12 अगस्त से शुरू होगी और दिसंबर तक चलेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व सीईओ आकार पटेल पर 61 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह बैठक महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद के विस्तार की चर्चा के लिए हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद अभी तक मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में संभव है कि दोनों नेता दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात कर पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमत हो गए हों। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच के सामने याचिका दायर की गई, जिसमें शिंदे को सीएम बनाए जाने को चुनौती दी गई। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से समर्थन जुटाने के लिए शुक्रवार की शाम लखनऊ पहुंची, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों से हुई। इसके अलावा गैर भाजपाई दलों से भी समर्थन उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली महिला आपका समर्थन मांगने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार आज स्कूलों में बैगलेस दिनों की घोषणा करेगी, जिसके दौरान संस्थानों में योग, व्यायाम, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी न हो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए हाल में 12 सदस्यों को 7 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या राज्य विधायिका के उच्च सदन में घटकर 10 के नीचे आ गई है। इसकी वजह से पार्टी को सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज विधानसभा परिसर में एक सादे समारोह में विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। साहा हाल ही में टाउन बोर्डोवाली विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर योजनाओं और उपलब्धियों को बताने का निर्देश दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच कराने की घोषणा की है। इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में होगा। मणिपुर में नोनी जिले के तुपुल में पिछले हफ्ते रेलवे के एक निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। फिलहाल 12 लापता लोगों की तलाश जारी है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। वहीं पड़ोसी महाराष्ट्र में भी भारी बारिश होने के कारण कर्नाटक के कुछ उत्तरी जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण वहां से कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों में पानी छोड़ा गया, जिससे कृष्णा घाटी में कई इलाके जलमग्न हो गए। हालात को देखते हुए बागलकोट और बेलगावी में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्नाटक के तटीय और मलनाड जिलों में भारी बारिश से हालात बदतर हैं। कोडागु और दक्षिण कन्नड़ जिलों के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं के बाद स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण कोप्पल में स्थित तुंगभद्रा जलाशय में जलस्तर खतरे के निशाने पर पहुंच गया है, जिसके बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। केरल में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद कन्नूर और कासरगोड में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, वहीं जलाशय चेतावनी स्तर को पार कर गए हैं, जिससे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। कई इलाकों में यातायात को रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं केरल में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं और इसके अलावा जो ये हालात हैं वो देश के अन्य राज्यों में भी हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनजीवन जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गुजरात की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। यहाँ औसत वर्षा से करीब 20% ज़्यादा बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। शुक्रवार सुबह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे पर देश के पश्चिमी हिस्से नारा में तब हमला हुआ जब वो एक सड़क पर भाषण दे रहे थे। आबे को विमान से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनके कैबिनेट के मंत्री देश भर में अन्य प्रचार अभियानों को बीच में रोककर टोक्यो लौट आए। किशिदा ने इस हमले को कायराना और बर्बर बताया और कहा कि चुनावी अभियान के दौरान हुआ यह अपराध पूरी तरह से अक्षम्य है। विपक्षी दलों के नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए इसे जापान के लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन के बदले एक नए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता को चुनने की दौड़ में शुक्रवार को गति पकड़ी है, जिसमें ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे है। इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन संकट को लेकर एकजुट होने और युद्ध स्थल पर युद्ध खत्म करने की अपील की गई। G20 समूह की तरफ से जारी एक संयुक्त बयान में आतंकवाद, अपराध, जलवायु और आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया गया। सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिनमें आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने पहली उच्च स्तरीय EU-UN वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि विशेष रूप से ऐसे समय में मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है जब यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। वॉन ने इस वार्ता के दौरान चेतावनी दी कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर भारत को दंडात्मक CAATS से प्रतिबंधों से छूट दिलाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और रूस की सीमा से महज कुछ दूरी पर स्थित खार्किव में रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी हैं। खार्किव में 19 हफ्ते से जारी युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही है। रूस अब पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के इरादे से अपने सैनिकों को नए सिरे से लामबंद कर रहा है। ऐसे में यहां सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक रूस के हमले में अब तक करीब 4900 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का सौदा छोड़ दिया है। कंपनी का कहना है कि वो मुकदमा करेगी। कंपनी द्वारा फर्जी खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के बाद एलन मस्क ने घोषणा की कि वो ट्विटर को खरीदने के लिए अपने $44 बिलियन के प्रस्ताव को छोड़ देंगे।
ट्विटर ने तुरंत ये कहते हुए अपना निर्णय वापस लिया है कि वो इस सौदे को बनाए रखने के लिए टेस्ला के सीईओ पर मुकदमा करेगा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के अधिकार खत्म करने को लेकर एक विवादित फैसले पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक कार्यकारी आदेश पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब महिलाओं के पास गर्भपात के अधिकार होंगे। बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के बहुमत की निंदा की, जिसने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने का फैसला किया था। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कर्नाटका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज में प्लैटिनम जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा विवाद, साइबर अपराध, नशीली दवाओं के व्यापार, राज्यों के बीच आपसी सीमा विवाद, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। और पराक्रम, अब वक्त हो चला है अपने इतिहास को जानने समझने का, तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। बिल्कुल, और जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में 9 जुलाई यानी कि आज का दिन किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। 9 जुलाई वर्ष 1816 में अर्जेंटीना स्वतंत्र देश बना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ होता है चांदी। स्वतंत्र होने से पूर्व यह देश स्पेन के अधीन था। वर्ष 1810 में देश की जनता ने स्पेन की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और 1816 में यह स्वतंत्र हुआ। स्पेनिश साम्राज्य द्वारा अर्जेंटीना पर कब्जा करने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण पेरू और बोलीविया में खोजी गई सोने और चांदी की खदानें थी। इन खदानों पर काबिज होने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने 1776 में अर्जेंटीना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। 9 जुलाई वर्ष 1875 को भारत में BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा एक्सचेंज NSE है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में स्थान दिलाने में BSE की अहम भूमिका रही है। पराक्रम, हम सभी का किसी न किसी बैंक खाते में हमारा अपना खाता तो है ही, जहां हम अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश रखते हैं। लेकिन आज मैं इसकी बात किसी खास वजह से कर रही हूँ। और वो वजह क्या है अमृता? वो बताएंगे आप? दरअसल जो बात अमृता कह रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे बैंक के बारे में सुना है जहां आपका खाता खुलने पर पैसे नहीं बल्कि राम नाम जमा होता है? जी हाँ, बहुत ही खास है ये बैंक। तो आपको बताएंगे कि कहाँ है वो खास बैंक और क्यों वहाँ पैसे की जगह जमा होता है राम का नाम। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम सब बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं, पैसा जमा कराते हैं। पर अयोध्या में एक ऐसा बैंक है जहां आपका खाता तो खुलता है पर पैसे जमा नहीं होते, बल्कि यहाँ लोग भगवान राम का नाम लिखकर जमा करते हैं। इस बैंक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक है। यहाँ लोग आप में सीताराम सीताराम लिख करके जमा करते हैं। जो व्यक्ति लिखना चाहते हैं कापी कलम फ्री मिलती है। ये कहीं भर जाए तो बाजार की घर की कोई भी कापी में लिख सकते हैं। जैसे संख्या 2.5 लाख सीताराम नाम लिख लाएंगे और आगे लिखते रहेंगे तो आप लोगों के नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्राण पे लेगा। इस बैंक में खाते की प्रक्रिया सामान्य बैंक की तरह ही होती है। आपको बकायदा पासबुक भी मिलती है जिसमें पूरी जानकारी और जमा की गई राम नाम की कॉपी की डिटेल होती है। जैसे संख्या जब 5 लाख लिख लाएंगे तो आपको खाता खोल के पासबुक प्रमाण पत्र दी जाएगी। ये सारा बैंक का ही रूल है। फर्क इतना है कि यहाँ पर भगवान नाम जमा होता है और पैसा वाला बैंक में पैसा जमा होता है, इतना ही अंतर है। बैंक में जितना रूल है उतना रूल यहाँ भी है। फर्क केवल यहाँ नाम जमा होता है और वहाँ पैसा जमा होता है, इतना अंतर है।
इस बैंक में कुल अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपको यहाँ खाता खुलवाना है तो पहले यहाँ मिलने वाली कॉपी में राम नाम लिखकर आपको भर कर जमा करना होगा और फिर यहाँ पर आपका खाता खुल जाता है। खाता जो खुलता है बाद में, जब जमा करते हैं तब, अभी केवल लिखने के लिए देते हैं। जब वो लिख के जमा करेंगे तब वहाँ खाता खुलेगा। आस्था की नगरी अयोध्या में स्थित ये एक अनोखा बैंक है जिसे आर्थिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए खोला गया है, जहां लोग धन नहीं बल्कि आस्था अर्जित करने आते हैं। तो ये राम नाम वाकई में अमृता, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये जीवन को आपको तारता है, और ये बहुत अच्छी खबर ये हमको आज जानने को मिली। बिल्कुल, कहते भी हैं कि जीवन में अगर आपको सकारात्मकता लानी है और दुश्वारों से ऊपर उठना है तो ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर का मनन तप और जप करिए, सारे संकट जो हैं वो मिट जाते हैं। और वो इसी का एक हिस्सा है कि जब आप राम का नाम या अपने किसी भी आराध्य का नाम बार बार लिखते हैं तो मन में एक विश्वास आता है, एक पॉजिटिविटी आती है जीवन के प्रति। जीवन की दुश्वारियों से जीत हासिल करने के लिए आपको रास्ता जो है वो हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य देव दिखाते हैं। और अब पराक्रम, बात कर लेते हैं सनसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सनसद टीवी पर आप आज शाम 7 बजे देख सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, हमारा कार्यक्रम मुद्दा आपका, और 7:30 बजे आप देख सकते हैं न्यू इंडिया डिबेट। और इसके साथ ही आप रात 8 बजे देखिए आज की खबर और रात 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे सनसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम द न्यूज। और अमृता, आप बात कर लेते हैं आज के खास कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट की। इसको मैंने ही एंकर किया है और आप सभी ये कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट देख सकते हैं सनसद टीवी पर आज शाम 7:30 बजे। और आज की जो डिबेट है ये हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। और अमृता, आपको पता होगा कि सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में पहले स्थान पर IIMC आया है। और हमने यहाँ पर बात की है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका की। बिल्कुल, IIMC जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भावी जर्नलिस्ट हैं, तो उनके साथ ये बातचीत आप ज़रूर देखिए कि राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है या क्या होनी चाहिए और कहाँ हमें अपना खुद आकलन करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर देखिए न्यू इंडिया डिबेट। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका क्या है। मीडिया चेक एंड बैलेंस का काम करता है, अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर सवाल उठाता है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास जो था स्वतंत्रता के समय का, वो एक बहुत स्वर्णिम इतिहास था और उसको हम लोगों को उसको याद करना चाहिए। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा और पत्रकार को कदम मिलाकर चलना होगा। और हम आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा सनसद टीवी के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। साथ ही सनसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप सनसद टीवी की ID को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। और पराक्रम, वक्त हो चला है अपने दर्शकों को विदा कहने का, लेकिन हर बार की तरह आज भी हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कुछ खास। चलते चलते मैं याद करते हैं भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, और साझा करते हैं गंगा आरती की वो तस्वीर जो उन्होंने दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ली थी। जी हाँ, तो आप इन तस्वीरों को देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। संतु मह्यम पयस्तानं समर्पयामि मातेश्वरी गणकमलेभ्यो नमः। पयस्तानान्ते सुद्योदकस्तानम् सर्वगणज्ञो स्वस्ताये आत्मधनि प्रजा धनि पदधनि लोकधन्य भरत् अग्नेः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरे अथवा सुधत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कदलीकर्मशम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुरमे पश्य मे वरदो भव
कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि जलेनाशीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आराधिग्रहणम् हस्तौ